नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। खरमास के बाद क्या आरजेडी में एक बड़ी टूट होने वाली है? यह सवाल पटना के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने आरजेडी को चेतावनी देते हुए कहा है कि खरमास के बाद आरजेडी वाले अपनी पार्टी बचा सकते हैं तो बचा लें। बीजेपी नेताओं ने एनडीए की एकजुटता का दावा भी किया है। आरजेडी के नेता तरह तरह के बयान देते रहते हैं। मैं उनको इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, हम तो इसलिए चुप थे कि खरमास चल रहा है, संक्रांति आ गई है, आरजेडी को बचा ले, बाकी सारी चीजें बिहार में हम ठीक कर लें। चुनाव नतीजों के करीब 60 दिनों बाद राजगीर में आयोजित बीजेपी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव का यह बयान है। आरजेडी को बचा ले, बाकी सारी चीजें बिहार में हम ठीक कर लें। भूपेंद्र यादव के दावे के मुताबिक आरजेडी में खरमास के बाद बड़ी टूट होने वाली है। आरजेडी के नेता तरह तरह के बयान देते रहते हैं। मैं उनको इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, हम तो इसलिए चुप थे कि खरमास चल रहा है, संक्रांति आ गई है, आरजेडी को बचा ले, बाकी सारी चीजें बिहार में हम ठीक कर लें। साफ है, प्रशिक्षण शिविर के बहाने जहां बीजेपी ने खरमास के बाद आरजेडी में टूट की चेतावनी दे दी, तो एक सुर में एनडीए की एकजुटता का दावा भी कर दिया। जिन दलों को बिहार की जनता ने अपना समर्थन दिया है, आने वाले 5 साल में नीतीश जी के नेतृत्व में हम बिहार के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम और वीआईपी पूरे तौर से एकजुट होकर 5 वर्ष अच्छे से पार्टी चलाएगी। राजगीर में बीजेपी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी ने जहां कार्यकर्ताओं को सियासी मंत्र दिया, वहीं विरोधियों को जमकर निशाने पर भी लिया। नालंदा से अभिषेक के साथ साकेत, न्यूज़ 18। चलिए सीधे बात करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत जुड़ चुके हैं। साकेत, जो गतिविधियां बनी हुई हैं उस पे जो बयान सामने आया बीजेपी की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि खरमास के बाद जो होगा उसे आरजेडी आसानी से ना ले, क्योंकि खरमास के बाद बहुत सारी गतिविधियां बढ़ जाएंगी, अपनी पार्टी बचा लें तो बेहतर होगा। देखिए, बिल्कुल विवेक, चूंकि भूपेंद्र यादव ने ये बात कही है तो निश्चित तौर पर इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। और उन्होंने खुलकर 2 बार ये बातें कही। एक बार उन्होंने मंच से भी ये बात कहा और बाद में जब वो मंच से उतरे तो जब हमने उनसे बात की कि आपने जो ये बात कही है इसमें कितना दम है, तो उन्होंने फिर से वो बात दोहराई कि खरमास तक हम चुप थे, अब चूंकि मकर संक्रांति 14 तारीख को है और इसके बाद आरजेडी अपनी पार्टी बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर अंदर खाने कुछ बातें चल रही है विवेक, कुछ बात निश्चित तौर पर हो रही है। तभी भूपेंद्र यादव जैसे नेता, चूंकि बिहार के वो प्रभारी है, बिहार का पूरा कमान उनके हाथ में है, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। हमारे साथ नितिन नवीन जी, हम एक बार पूछते हैं कि आखिर क्या कुछ तैयारी है आप लोगों की खरमास के बाद? देखिए, ये जो राष्ट्रीय जनता दल जो लगातार मुगालते में हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू में खटाई डालकर कुछ उसका लाभ ले पाएंगे, तो उनके दिव्य सपने कोई पूरे नहीं होने वाले। और सबसे बड़ी बात है कि उनके पार्टी में जो असंतोष है, कई उनके नेता हम लोग के संपर्क में हैं, तो निश्चित रूप से समय आने पे वो सारे लोग, उनको नजर आएगा कि उनकी पार्टी से के जमीन घिसकने की बात जो हम लोग कहते रहे हैं कि केवल आंकड़ों से भले वो जीत गए कुछ संख्या में विधायक, लेकिन विधायकों का कोई भी ये माना जाए नितिन जी कि जो अंतर है विधायकों की, क्योंकि आपको 5 साल सरकार चलाना है, तो जो अंतर है काफी कम है, 10 विधायकों का अंतर है लगभग। तो ऐसे में आप लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विधायक को तोड़ा जाए ताकि एक मजबूत स्थिति में एनडीए रहे, आप लोग रहें? तोड़ने की बात नहीं करते हैं, उनके यहाँ असंतोष है। वो असंतोष किस रूप में लेगा, ये बवंडर किस रूप में आएगा कि ये तेजस्वी यादव की खुद की कुर्सी हिलेगी, पहले उसकी वो चिंता कर ले। हमको उनके किसी भी विधायकों के समर्थन के आधार पर हमारी सरकार नहीं चल रही है। हमारी सरकार 127 के आंकड़े पे आराम से कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ काम कर रही है और हम लोगों ने सदन में इसको साबित भी कर लिया है। भूपेंद्र यादव क्यों कह रहे हैं कि भाई मकर संक्रांति के बाद? वही तो उन्होंने भी कहा कि राष्ट्रीय जनता दल अपने परिवार को, अपनी पार्टी को बचाने में लगे। वो जो दूसरों के घर में देखने का काम कर रहे हैं, वो अपने घर और पार्टी को बचाए। 14 के बाद उनके परिवार में और पार्टी में जो असंतोष है वो दिखेगा। मतलब टूट होगी 14 के बाद? टूट तो उनके जो असंतोष है वो किसी भी रूप में टूटेगा ही।
जिस प्रकार से तेजस्वी यादव डोमिनेट करने का प्रयास करते हैं, न पार्टी की सुनते हैं, साकेत नितिन नवीन ये बताएंगे कि दही चूड़ा खाने के लिए आरजेडी के कितने नेता उनकी आवाज पर आने वाले हैं? बिहार में काम करना चाहते हैं, बड़े बड़े मुद्दों पर भी केवल गंदी शब्दों का प्रयोग और राजनीति करते हैं। बिल्कुल, तो यानी कि ये कहा जाए कि दही चूड़ा खाने के लिए बहुत से बीजेपी आरजेडी के विधायक आप लोगों के पास आएंगे इस बार? देखिए, दही चूड़ा तो हम लोग सबको खिलाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि दही चूड़ा के साथ जो करवाहट है राष्ट्रीय जनता दल में, वो हमारे यहाँ जरूर मिठास में बदलेगी। तो मतलब आप लोग फील्डिंग में लगे हुए हैं कि कई विधायकों को वहां से लाया जाए? अरे अब असंतोष है, दुखी हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आसियाना ढूंढेंगे ना। लेकिन खरमास बीतने का इंतजार क्यों नितिन नवीन को या फिर बीजेपी को? खरमास बीतने का इंतजार क्यों है? क्योंकि अगर एनडीए में शामिल अगर हम नीतीश कुमार को देखें, खरमास में ही दो अध्यक्ष बदल दिए गए। हाँ बिल्कुल, खरमास के लिए क्यों वेट कर रहे हैं आप लोग? खरमास से पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जेडीयू में तो बहुत से काम खरमास में ही हो रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने माना कि 14 तारीख के बाद कई चीज़ें होंगी, कई स्तर पे डिस्कशन होना था, पार्टी स्तर पे हुई है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हर चीज़ों को, हमारे यहाँ तो डिसीजंस लेने के लिए अपने तरीके हैं, राज्य स्तर के भी डिसीजन को, राज्य की जब सहमति बनती है तो राष्ट्रीय स्तर पर सहमति मिलती है, तो ये सारे डिसीजन और सभी स्तर पर बातचीत करने के बाद निर्णय होते हैं, और निश्चित रूप से समय आने पर निर्णय हो जाएंगे। मतलब कई जो नाराज विधायक हैं वो आप लोगों के संपर्क में है, ये आप कह रहे हैं? हम कह रहे हैं उनके असंतोष का जो बवंडर फूटेगा, उससे तेजस्वी यादव की ही कुर्सी हिलने वाली है। वो बिहार सरकार की कुर्सी हिलाने के चक्कर में कुर्सी किसकी हिलेगी, खरमास तक का इंतजार कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत, हमसे बातचीत करने के लिए। नितिन नवीन जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूरी खबर को देखने के बाद अगर इस बयान के सियासी मायने को निकालें तो समझा जा सकता है कि आरजेडी के खिलाफ बीजेपी के इस दावे के पीछे सियासत है। दरअसल इस बयान से विरोधियों को बीजेपी ने सीधा संदेश दिया है कि विरोधी सत्ता पाना चाहते हैं, लेकिन रास्ता कमजोर है। उन्हें सत्ता पाने की नहीं, अपने घर को बचाने की चुनौती है, क्योंकि विरोधी दल के कई विधायक सत्ताधारी दल का साथ चाहते हैं। उन्होंने अपने बयान से साफ कर दिया है कि एनडीए के नेता एकजुट हैं। तो बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव के बयान पर पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि खरमास के बाद एनडीए की सरकार जाने वाली है। उन्होंने कहा कि आरजेडी जब चाहे सरकार गिरा दे। के इस गिदड़ भपची से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग चाह लेंगे तो खरमास में ही खेल कर देंगे, बीजेपी तहस नहस हो जाएगी। खरमास के बाद सरकार बचने वाली है नहीं, तो सरकार को जाता हुआ देख बीजेपी छटपटा रही है। इधर बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह 3 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है और साथ ही आने वाले कुछ सालों में 20 लाख रोजगार देने का दावा किया। उन्होंने कहा कि कुछ महीने में बिहार सरकार 9 चीनी मिलों को खोलने वाली है। दृष्टि से भी लघु उद्योगों का ही हमारे यहाँ गुंजाइश है, तो उन छोटे छोटे उद्योग समूहों को विकसित करने में, स्थापित करने में हम लगे हुए हैं, और उम्मीद है कि आगे आने वाले कुछ वर्षों में हम 20 लाख रोजगार पैदा करने वाले हैं। और जेडीयू के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पर आरजेडी ने बड़ा आरोप लगाया है। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने उमेश कुशवाहा को अपराधी छवि का नेता बताया। 102 का मुकदमा का एफआईआर दर्ज हुआ था और संज्ञान भी लिया गया था। बाद में किन कारणों से क्या नहीं हुआ, अरेस्टिंग नहीं हो पाई है, लेकिन दागी आदमी को कभी भी किसी प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए, किसी पार्टी का नहीं बनाना चाहिए। और जदयू ने शुरुआत किया है कि दागी आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ये जदयू जाने, चूंकि अपराध के मामले में जदयू लोग आगे बढ़ गए हैं। और चलिए एक बड़ी खबर यह कि गणतंत्र दिवस पर इस बार भी बिहार की झांकी नहीं देखने को मिलेगी। इस बार भी बिहार के थीम को मंजूरी नहीं मिली है। जल जीवन हरियाली थीम पर झांकी को नामंजूर किया गया है और रक्षा मंत्रालय की कमेटी ने इसे नामंजूर किया। और अंतिम बार 2016 में बिहार की झांकी दिखी थी, उसके बाद आज तक इंतजार ही चल रहा है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि गणतंत्र दिवस पर इस बार भी बिहार की झांकी नहीं नजर आएगी। इस बार भी थीम को नामंजूर किया गया है, बिहार की थीम को। और इसके अलावा जो जानकारियां उसके मुताबिक
इस बार भी मौका नहीं मिलेगा कि परेड में बिहार की भी झांकी, बिहार की संस्कृति देखने को मिल पाए। तो बिहार की झांकी मंजूर कम नामंजूर ज्यादा हुई, कब हुई, साल दर साल हम आपको बता रहे हैं। क्या थीम रखा गया था 2017 में, 2018 में महापर्व छठ की थीम पर झांकी रखी गई थी, लेकिन स्टेटस यह है कि नामंजूर कर दिया गया उसे। इसी तरीके से कारवां बढ़ता चला गया और तब से लेकर आज तक झांकी के राजपथ पर नजर आने की उम्मीद में बिहारी लगातार नजरें गड़ाए हुए हैं। 2019 में भी शराबबंदी की थीम पर झांकी बनी थी, लेकिन उसे भी नामंजूर किया गया। इस बार जल जीवन हरियाली की थीम पर झांकी बनाई गई, लेकिन उसे भी नामंजूर कर दिया गया। और सीधे हम पटना चलेंगे। पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित है। अमित, इस बार भी नामंजूर कर दी गई झांकी, हालांकि तीनों ही थीम ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के साथ निश्चय या फिर मुख्यमंत्री की जो सोच है उस पर आधारित थे, इस वजह से छांट दिए गए, या फिर इसमें कुछ कमी रह गई और वजह यही बन गई? देखिए विवेक, बिल्कुल ये सवाल मौजू है यहाँ पे, क्योंकि लगातार जो 3 साल की अगर हम बात कर ली जाए तो 16 में जो है 2016 में आखिरी झांकी जो है वो राजपथ पे बिहार की देखने को मिली थी। चंपारण की जो यात्रा थी बापू की, तो उस पे उसके थीम पे आधारित जो झांकी थी वो आखिरी बार जो है राजपथ पे देखी गई थी। और उसके बाद 17 की बात कर लिया, 18, 19, 20 की बात कर ली जाए और इस बार 2021 है, तो इस साल भी जो है बिहार की झांकी जो है वो राजपथ पे नजर नहीं आएगी। हालांकि थीम जो है वो बिल्कुल मुख्यमंत्री के जो सपना जो 7 निश्चय योजना है उसके आधारित पे था। जल जीवन हरियाली जो है प्रमुख मुद्दा था और इस मुद्दे का समर्थन जो है वो बीजेपी ने भी किया था, उसके साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों ने भी किया था। लेकिन इस थीम को आखिर क्यों नजरअंदाज किया गया, क्यों कहाँ त्रुटियां रही है, इसको लेकर के हम बात करेंगे। निश्चित तौर पर यह सवाल बड़ा है और इसके जवाब भी हम खंगालेंगे। लेकिन सबसे अहम और बड़ी बात है कि राजपथ पे जो भी झांकियां जाती है, जो चाहे वो बिहार की बात कर ली जाए या दूसरे राज्यों की, तो उसका चयन जो है वो रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो कमेटी गठित होती है उनके द्वारा किया जाता है। और 15 अगस्त के बाद ही झांकियों की थीम पे जो है वो वर्कआउट होना शुरू होता है और उसके बाद जब सिलेक्शन होता है तब झांकी जो है वो तैयार की जाती है। लेकिन इस बार भी जो है बिहार की झांकी को जो है वो नामंजूर कर दिया गया है। यहाँ की जो थीम थी उसे नामंजूर किया गया है, खारिज किया गया है कमेटी के द्वारा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो कमेटी गठित होती है उनके द्वारा, तो कहीं ना कहीं कोई वजह रही होगी, बड़ी वजह रही होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अमित जो जानकारी दे रही थी कि इस बार झांकी क्यों नहीं नजर आएगी, हालांकि इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी अभी बाकी हैं। सुपौल से एक बड़ी खबर आ रही है। सुपौल में भीषण डकैती की खबर है। देवनारायण चौधरी के घर पर डकैती हुई और खबर यह है कि देवनारायण चौधरी पेशे से व्यवसायी हैं। घुरघुर चौक के पास का यह मामला है। 6 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। मौके पर एसपी पहुंच चुके हैं, मामले की तफ्तीश जारी है। सुपौल से बड़ी खबर, देवनारायण चौधरी के घर डकैती हुई है, जो पेशे से व्यवसायी हैं। घुरघुर चौक के पास का ये मामला है। अगली खबर है मधेपुरा से, जहां जिला के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के पड़वा नवटोल में 98 एकड़ जमीन का मामला प्रशासनिक सुस्ती के कारण खूनी संघर्ष का जड़ बन गया। रैयती जमीन पर सैकड़ों महादलित परिवार अवैध कब्जा को लेकर लगातार कोशिश कर रहे हैं। 2007 में भी ऐसा ही प्रयास हुआ। इन लोगों ने अपने घर में आग लगाकर झूठे अग्निकांड में फंसाने का प्रयास किया था, जिसमें उनके पति समेत कई लोगों को जेल भी जाना पड़ा। एक बार फिर वे ऐसी ही किसी घटना को अंजाम देने की तैयारी में हैं। और हम आपको बताएं कि 1992 में तत्कालीन डीएम ने 74 महादलितों और दलितों को रैयती जमीन का पर्चा दिया था, लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने डीएम के आदेश को रद्द कर दिया और उसके ऊपर 2500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। महादलितों और दलितों की ओर से जमीन कब्जाने की साजिश को लेकर भूस्वामी परिवार में दहशत है। मेरे पति के गुजरने के बाद इन लोगों जो है अनुसूचित जाति के लोग ये ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। हम लोग सबके पास गए, दरोगा के पास, डीएम के पास, एसडीओ के पास, सबके पास गए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। ये लोग बार बार धमकी देता है कि हम लोग ज़मीन पर जबरन कब्जा करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और इससे पहले भी वो लोग अपने घर में आग लगा लिया और फंसाने का भी कोशिश कर दिया और फंसा भी दिया। वर्तमान में चूँकि वो रैयती अभी ज़मीन है तो उसमें आपसी इन दोनों में
विवाद होने के कारण 107 की कार्रवाई की गई है। अंचल अधिकारी और जो थाना प्रभारी है वो लगातार वहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं ताकि इस तरह की कोई भी जो तनाव है वो ना हो, और बाकी जो आगे की प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया है, वो सब की जाएगी। और बांका से खबर, जहां लापता हुई एक मासूम बच्ची 3 साल बाद भीख मांगते हुए मिली है। 3 साल पहले दिलीप हरिजन अपनी पत्नी और बेटी के साथ बांका के विजयनगर अपनी बहन के यहां गए थे। इसी दौरान खेलते खेलते उनकी बेटी दरवाजे के पास से गायब हो गई। हालांकि इस मामले में पुलिस ने लालू हरिजन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, उसे जेल भेज दिया गया। शुक्रवार को दिलीप के रिश्तेदारों ने ट्रेन में लापता बच्ची की तरह दिखने वाली बच्ची को देखा और इसकी सूचना दिलीप और पुलिस वालों को दी, जिसके बाद जगदीशपुर पुलिस ने बच्ची को बरामद किया। चले आ रहे से हम सब देखे माया लगा बच्चा के कहीं की दवा उबा जाएगा, माया लगा बच्चा के उठा के कब्जा पर रखे कि माँ बाप आएगा हम तो दे देंगे सर। ये हम करे सर, आप भीख कहाँ मंगवा रहा था? भीख नहीं मंगवाए हैं सर, बोल रहे ईमानी बात बोल रहे सर। इतना बच्चा हम करते भीख मंगवाते तो इतना बच्चा करते। और सिवान के कचहरी स्टेशन के पास लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करते हैं। 2 साल पहले इसी ट्रैक को पार करते समय 4 लोगों की ट्रेन से कटकर जान चली गई है, लेकिन इस घटना से यहां के लोगों ने कोई सबक नहीं ली। तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि कैसे लोग रेलवे ट्रैक को पार कर रहे हैं और जो स्थानीय लोगों का कहना है कि वो समय बचाने के लिए इस ट्रैक से पार करते हैं। इन्हें रोकने के लिए भी यहाँ कोई नहीं है। खतरनाक रेलवे ट्रैक का जायजा लिया है मृत्युंजय कुमार ने। ये सिवान कचहरी का रेलवे ट्रैक है, जहाँ देख सकते हैं लोग जान जोखिम में डालकर आते जाते हैं, क्रॉस करते हैं। एक बार बड़ा हादसा भी हुआ था जहाँ एक दिन में 4 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद रेल प्रशासन द्वारा यहाँ जीआरपी की तैनाती कर दिया गया था, लोगों को आने जाने के नहीं दिया जा रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे यहाँ पे जो तैनात गार्ड थे उन्हें हटा लिया गया। कुछ छात्र है जो आते जाते हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या परेशानी होती है और रेलवे ट्रैक रखकर क्यों पार करते हैं, रेलवे ट्रैक क्यों जाते हैं आप यहाँ से? हम यहाँ से जाते हैं कि हमें यहाँ पे जाने में प्रॉब्लम होती है। आते हैं तो यहाँ पे टूटी हुई ये सब है तो हमें प्रॉब्लम होती है जाने से। हम यही सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि मतलब यहाँ पे देखें कि ये सही हो। बगल से रास्ता अगर निकल जाएगा तो क्या बहुत अच्छा ही होगा कि लोग आएंगे जाएंगे यहाँ पे। और यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी तक 4 मौतें हो चुकी है, इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे बनवा दिया जाए। सरकार से हम यही कहना चाहेंगे। कुछ और लोग हम जाने की कोशिश करेंगे, इनकी क्या मांग है, आखिर क्या परेशानी होती है, क्या परेशानी होती है? आने जाने में दिक्कत लोगों को होती है, बन जाएगा तो अच्छे रहेगा। आखिर क्यों रेलवे ट्रैक पर पार करते हैं लोग? ऐसे ही बना है तो हम लोग जाते हैं, बन जाएगा साइड से तो और अच्छा रहेगा। जाने के लिए काफी दूरी में? हाँ, दूरी तो जाना पड़ता है। क्या परेशानी होती है? यही है कि दूरी से जाना पड़ता है। एक बार हादसा भी हुआ था? हाँ, हादसा हुआ था। कितने लोग मौत हुई थी? 4 आदमी को तो बताता है लोग, हम लोग देखे नहीं थे लेकिन 4 आदमी। तो लगातार ये इस ट्रैक पे लोग पार करते हैं तो हादसा भी होते रहती है। एक बार 4 लोगों की एक दिन मौत हो गई थी, उसके बाद जिला प्रशासन और जो रेलवे ट्रैक जो रेल प्रशासन है उनके द्वारा एक पहल की गई थी, लेकिन अब यहाँ से जो गार्ड तैनात थे उन्हें हटा लिया गया। तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही है। मृत्युंजय कुमार सिंह, सिवान।